हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सेल के बारे में, जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अब देखिए, आज की वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल है और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, वैसे दिखने में तो ये छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन देखिए जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है और जो हमारे इनके फंक्शंस हैं, तो ये हमारा काफी एक डिटेल टॉपिक बन जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। और जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पे अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है, उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो पे आइएगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह है वो आप लोग को मिलती रहे। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सेल क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सेल होती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इस लाइन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई घर होता है, ठीक है, तो एक घर क्या होता है, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं और हर एक कमरे क्या होते हैं, हर एक कमरे बहुत सारी वॉल्स यानी कि दीवारों से मिलकर बने होते हैं। और एक जो दीवार होती है वो क्या होता है, बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, कहने को तो हम यहाँ पे कह देते कि हाँ चलो, घर में रूम है, रूम में दीवारें हैं, लेकिन अल्टीमेटली घर मिला बना किससे है, बना हमारा इन्हीं ईंटों से तो है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो घर है वो ईंटों से मिलकर बना है। यानी ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स हाउस की कह सकते हो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी इन्होंने ही हमारे पूरे घर का स्ट्रक्चर बनाया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से भले हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज है और टिश्यूज के अंदर सेल है, लेकिन ओवरऑल क्या है भाई, है तो हर चीज है सेल। यानी यही सेल तो मिलकर ऑर्गन टिश्यू बना रही है, यही टिश्यू। देखिए, भले जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो हम लोग ऑर्गन बोल देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो हम लोग सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन उन सभी के अंदर है क्या, इन सभी के अंदर है तो सेल ही। यानी सेल क्या होता है, सेल हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी यही हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। अब देखिए, फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हम लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो सभी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम लोग कहने को बोल देते हैं कि हाँ, ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई हमारी बॉडी का ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप डिटेल में जाके देखोगे, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, सेमेस्टर्स में, बेसिकली सेकंड सेम में पढ़ना है, तब आप लोग देखोगे कि ब्रेन हमारा मिला किससे मिलकर बना होता है, हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो, लेकिन अब ये नर्वस टिश्यू भी किससे मिलकर बना होता है, ये नर्वस टिश्यू हमारा दो टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली होती है हमारी न्यूरॉन्स और दूसरी होती है हमारी न्यूरोग्लिया। जिसमें से देखिए, अब यहां पे देखिए, ये जो न्यूरॉन्स है ना, यही हमारे ब्रेन के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन कर रहा है, एक्चुअल में तो ब्रेन की सेल्स ही कर रही है ना। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी ऑर्गन है और जितने भी सिस्टम है, उनके अंदर जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो उनकी सेल्स ही परफॉर्म कर रही है। यानी कि जितना भी बॉडी का फंक्शन होता है, जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों चीजें हमारा सेल ही परफॉर्म करती है और सेल से ही मिलकर बना होता है। तो ये इस लाइन का मतलब था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट एनिमल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो भाई चाहे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया हमारा बहुत स्मॉल होता है, हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, और चाहे हमारे ह्यूमंस हो, ये सभी सेल से ही मिलकर बने होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, जैसे बैक्टीरिया जो होता है ये यहाँ पे यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है। यानी कि देखिए, बैक्टीरिया कह सकते हो एक सिंगल सेल ही बैक्टीरिया के अंदर होती है। और देखिए, सेल क्या होता है, सेल बहुत स्मॉल होती है और इसी वजह से ना तो हम सेल को देख पाते हैं, ना ही बैक्टीरिया को अपनी नेकेड आइज से।
आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सेल्स के अंदर ना, बैक्टीरिया के अंदर हमारी सिंगल सेल होती है, लेकिन और ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी ह्यूमंस के अंदर हमें बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन होती जरूर है, ठीक है, होती सभी के अंदर सेल है। और बाकी देखिए ये जो सेल का नाम है, ठीक है, मतलब सेल की सबसे पहली बार डिस्कवरी और जो सेल का नाम है कि हाँ इसका नाम सेल ही है, इसको दिया था हमारे रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने ही मतलब सबसे पहली बार जो है सेल को डिस्कवर किया था। और किया कैसे था, ये यहाँ पे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, देखिए कॉर्क मतलब जो हमारे पेड़ों की छाल होती है, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट होता है, तो उसको जब यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे थे, छाल को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहां पे उनको जो है सेल दिखी थी। तो देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को देखा था, बट ओवरऑल जो है सेल्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो हमारे रॉबर्ट हुक सर को जाता है। बाकी देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के दिन में देखिए सेल के बारे में हम क्या क्या चीजें जानते हैं, कि जो हमारा सभी ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सेल से मिलकर बने, ये चीजें हमें पता है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारी सेल है ये हमारी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, हमारी लिविंग बॉडी की, यानी कि यही स्ट्रक्चर बनाती है, यही फंक्शन परफॉर्म करती है। और देखिए एक चीज और होती है, अब इसको हम अभी सेल डिवीजन में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बाकी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लेंगे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझेगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो हम इसको अभी आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे। देखिए जब भी यहाँ पे एक मेल और फीमेल में इंटरकोर्स होता है, तो जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का जो एग है, जब यहाँ पे ये दोनों आपस में जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट क्या होती है, ये जाइगोट हमारी वो सेल होती है, ठीक है, ये जाइगोट हमारी सबसे पहली सेल होती है बॉडी की, जो कि यहाँ पे क्या होता है, जो कि यहाँ पे कह सकते हो डिवाइड होकर बाकी सारी सेल्स को बनाती है। यानी सबसे पहली जो बॉडी की सेल होती है वो कौन होती है, जाइगोट, और यही जाइगोट यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर हमारी बॉडी की सभी सेल्स को बनाती है। अब डिवाइड क्या होता है और ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग अभी सेल डिवीजन में देखेंगे। बाकी आप इतना समझो कि सेल्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि एक सेल यहां पे डिवाइड होके दो नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद हमारी बॉडी की सभी सेल्स यहां पे बनती जाती हैं। तो यहां पे वही चीज है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। तो यहां पे देखिए जो जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट हमारा क्या होता है, सबसे पहला प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है और इसी से हमारी सारी सेल बनती जाती हैं। यानी कोई सेल हमारी बॉडी में नई नहीं आती है कि अचानक से नई आ गई, ठीक है, हमारी सभी सेल्स पहले से बनी हुई सेल से ही डिवाइड होकर बनती हैं। तो देखिए ये तीन हमारे मेजर पॉइंट्स होते हैं सेल की थ्योरी में, और इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे देने का जो क्रेडिट है, ठीक है, वो जाता है हमारा यहाँ पे स्लेडन एंड स्वान को, जिसको फर्दर यहाँ पे बाद में हमारे रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके। तो जो सेल की थ्योरी है, सेल की थ्योरी क्या है, सेल की थ्योरी यही है कि सेल हमारे जो है सभी ऑर्गेनिज्म हमारे सेल से मिलकर बने हैं, सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और सभी सेल्स हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। तो ये तीनों जो बातें हैं, अराइज मतलब कि डेवलप होना, ठीक है, बनना, तो ये तीनों जो बातें हैं ये हमारी सेल थ्योरी हो गई। और सेल थ्योरी को दिया किसने था, हमारे स्क्लेडन एंड स्वान ने, और इसको मॉडिफाई किसने किया था, हमारे रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सेल। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, तो देखिए जो हमारी सेल्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया प्रोकार्योटिक सेल्स, दूसरा हो गया यूकार्योटिक सेल्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल होती है, यानी हमारे अंदर जो भी सेल्स हैं वो है यूकार्योटिक सेल्स, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी की सेल है उसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, जो यूकार्योटिक सेल है वो थोड़ी लार्जर साइज की होती है और ये थोड़ी स्मॉल होती है। अब देखिए ये जो यूकार्योटिक सेल है ना, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की सेल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंटर एरिया के आसपास हमें जो है एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमें सेंटर एरिया में देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। अभी इसको देखेंगे आगे, जो कि हमारा यूकार्योटिक सेल में नहीं होता है। अब देखिए जब यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो देखिए अब ये जो न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस की जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से होगी, यानी कि देखिए जो न्यूक्लियर रीजन है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे हमारा प्रोकार्योटिक सेल में नहीं देखने को मिलता है। देखिए न्यूक्लियर रीजन डोंट हैव मेम्ब्रेन, और यहाँ पे देखिए यूकार्योटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए जो यूकार्योटिक सेल्स हैं उसके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोकार्योटिक यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम क्या है इसको अभी सेल डिवीजन में समझेंगे, अभी आप लोग बस ऐसे समझ लो कि इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है और ह्यूमन बॉडी में मोर देन वन क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। टोटल बात करें तो हमें ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं एक सेल, सिंगल सेल में।
उसके बाद देखिए जो हमारा प्रोकार्योटिक है तो हमने देखा ही कि इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, यूजुअली यूनिसेलुलर। अब देखिए जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सिंगल सेल ही होती है, यानी यही सेल उनका कह सकते हो पूरा स्ट्रक्चर ही बना देती है, तो यही एक सिंगल सेल ही बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। जबकि जो हमारे यूकार्योटिक्स यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है भाई, मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब एक चीज और होती है कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या है इसको अभी आगे देखेंगे, बट आप इतना समझो कि जो सेल का राइबोसोम है, ठीक है, ये यहाँ पे होता तो दोनों में है, ठीक है, यूकार्योटिक में भी होता है, प्रोकार्योटिक में भी होता है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि राइबोसोम को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो राइबोसोम हमें जो है दो सब यूनिट्स में देखने को मिलता है। एक इसकी होती है ऊपर वाली लार्जर सब यूनिट, एक होती है नीचे वाली स्मॉलर सब यूनिट। तो देखिए इन दोनों को मिला के एक नंबर निकलता है, तो वो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल में 70 होता है और यूकार्योटिक सेल में हमें 80 देखने को मिलता है। तो बस अभी इतना समझ लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना है, बट आप इतना समझो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी सेल्स में हमारा जो राइबोसोम का नंबर निकल के आता है वो 80s होता है और जो हमारा प्रोकार्योटिक में होता है वो हमारा 70s होता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो भाई देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेल को देखें कि सेल हमारी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सेल को देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमें सेल में देखने को मिलती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अभी देखिए अभी हम लोग बस इसका नाम देख रहे हैं, एक एक को बहुत डिटेल में समझेंगे तब हम लोग यहाँ पे सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग बस इसको देख लो कि होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन मतलब कि आउटर कवरिंग, यानी कि देखिए जो सेल का ये सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है जो डार्क ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये हमारी हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ह्यूमन बॉडी में सेल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो देखिए न्यूक्लियस से लेके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जितना भी पोर्शन होता है, ये जितना भी पोर्शन है जिसके अंदर और भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो इस पूरे पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी बस आप लोग नाम समझते जाओ। थर्ड हमारा न्यूक्लियस आ जाता है। तो भाई देखिए सेल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, देखिए सेल के अंदर जो भी छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा यहाँ पे जो है राइबोसोम्स हो गए, हमारा सेंट्रियोल हो गए, हमारा लाइसोसोम हो गया, हमारा वैक्यूल हो गए, हमारे पेरोक्सिसोम हो गए। तो देखिए इस तरीके से गोल्गी बॉडी हो गया। इस तरीके से हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन सभी का एक प्रॉपर फंक्शन होता है जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग एक बेसिक ओवरव्यू समझ के होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, अच्छा देखिए अब इसी को हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, तो ये हमारी सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की। इट सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो भाई देखिए ये सेल की क्या है, ये सेल की सबसे बाहर की कवरिंग है। अब सेल के अंदर जो भी चीजें हैं और सेल के बाहर जो भी चीजें हैं, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, सेल की बाहर के एटमॉस्फेयर को सेल के अंदर के एटमॉस्फेयर से कौन अलग कर रहा है, यही मेम्ब्रेन तो कर रही है। तो यानी कि ये क्या करते हैं, सेपरेट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। उसके बाद देखिए इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल, मींस इट फॉलोज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेज टू पास थ्रू इट। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक वर्ड होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की एबिलिटी टू क्रॉस अ बैरियर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि भेदना, ठीक है, हिंदी में भेदना, कि किसी चीज को कोई इतनी आसानी से भेद पा रहा है, परमिएबल है, क्रॉस कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, भाई देखिए अब मान लीजिए सेल के अंदर अगर किसी चीज को आना है, जैसे बाहर से मान लीजिए सेल को अगर किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है या फिर सेल के अंदर से किसी सब्सटेंस को बाहर जाना है, तो भाई उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब ये समझिए कि
सेल के अंदर कौन आ सकता है और सेल के अंदर से कौन सी चीज बाहर जा सकती है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करती है। मतलब ये सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज यहाँ पे सेल के अंदर आ सकती है, कौन सी चीज यहाँ पे सेल के बाहर जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि देखिए कुछ स्पेसिफिक चीजों को तो ये अपने अंदर आने देती है और जिसको ये नहीं चाहती है उसको अपने अंदर नहीं आने देती है। तो ये इसका नेचर होता है। अब कैसे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, बट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे देखिए, वैसे हम लोग यहाँ पे जनरली दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये एक आउटर लाइनिंग है, लेकिन अगर इसको हम लोग जूम करके देखें, यानी कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें जो है सेल मेम्ब्रेन का देखने को मिलता है। तो देखिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें जो है जूम करने पे इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज मत हो कि ये क्या चीज है। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है आउटर वाली। अब इसको अगर इसको पकड़ के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इतना एरिया है, अब इस इतने एरिया को अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये इतना एरिया हमें जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे इसमें देखिए इसमें ऊपर और नीचे आप लोग को जो है दो फॉस्फोलिपिड की लेयर देखने को मिल रही है। तो देखिए जब ऊपर भी है और नीचे भी है और ये दोनों क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अभी इसको और ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, बट अभी आप लोग समझो कि ये फॉस्फोलिपिड है और देखिए इसकी एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, बाई मतलब कि दो लेयर से मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हमें जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है देखने को मिलती है। देखिए एक लेयर ऊपर आ गई और एक लेयर हमारी जो है इस तरीके से नीचे आ गई। तो इस तरीके से हमें जो है सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये पूरा एक ही, ये इतना लेयर है, जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग डिजाइन करना चाहें, देखिए ये और ये, तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन इसके बीच बीच में हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो भी सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमारा दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। और इस मॉडल को, मतलब ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। बाकी देखिए एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे इसको और अगर 3D में देखना चाहें कि एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे आप लोग को बाइलेयर देखने को मिल रही है और ये हमारे बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स वगैरह है। अब ये प्रोटीन्स वगैरह क्या है इनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट आप लोग समझ गए कि ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन का। और ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखिएगा कि भाई देखिए हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो इसमें हमारा लिपिड्स होती है, तो फॉस्फोलिपिड से होता है, ये फॉस्फोलिपिड से ही हमारा मिलके बना होता है। ऊपर भी होता है फॉस्फोलिपिड, नीचे भी होता है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में हमारे कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन्स कैसे क्या होते हैं वो अभी देख रहे हैं। बाकी फिर और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके मतलब ऊपर जो सरफेस होता है, ठीक है, वहां पे हमें जो है कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो बात करें लोग यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे दो पोर्शन आ जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट हमारा हेड हो गया, नीचे वाला पार्ट हमारा टेल हो गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आ गए, एक हो गया फॉस्फो और दूसरा हो गया लिपिड। फॉस्फो से हमारा मतलब हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप से, और लिपिड्स क्या होते हैं, देखिए लिपिड्स हमारा होता है यहाँ पे ऑयल्स, फैट्स। हमारे घर में जो ऑयली नेचर की जो भी चीजें देखने को मिलती हैं, भाई हमारा घी हो गया, मक्खन हो गया, और जो भी तेल वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो सारे लिपिड्स के कह सकते हो पार्ट हो जाते हैं। यानी लिपिड्स हम लोग बोल सकते हैं ऑयली नेचर का होता है थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे होता क्या है कि जो हेड है ये होता है फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, जो टेल पार्ट होता है वो हमारा लिपिड से मिलकर बना होता है। इसी वजह से अब ध्यान से देखना होता क्या है कि भाई देखिए इसी फॉस्फेट ग्रुप में, मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इसका हेड पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब थोड़ा सा लवर, मतलब कि पसंद करने वाला, यानी कि ये वाटर लविंग नेचर का होता है। यानी आप ऐसे समझो कि इस फॉस्फेट ग्रुप को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पानी को बहुत इजीली जो है एक्सेप्ट कर लेता है ना, पानी से प्यार करता है। लेकिन यहीं पे इसी स्ट्रक्चर में जो इसका टेल वाला पार्ट है, भाई ये क्या है, लिपिड।
तो ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, यानी ये पानी से, देखिए फोबिया मतलब होता है डर, यानी ये वाटर को हेट करता है, वाटर से डरता है, यानी वाटर को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो भाई देखिए एक ही फॉस्फोलिपिड में क्या हो रहा है कि ऊपर वाला पार्ट वाटर लविंग आ जा रहा है और नीचे वाला पार्ट वाटर हेटिंग आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लिपिड ग्रुप से बना होता है। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई देखिए हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी आउटर कवरिंग होती है और ये पूरी कवरिंग हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी है, ऊपर भी नीचे भी। अब यहाँ पे मान लो अगर सेल के बाहर से कोई सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आना चाहे, मान लो सेल को कोई जरूरत हो और बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आना चाह रहा है, तो भाई वो कैसे आएगा या फिर किस नेचर का हो तो वो आ सकता है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ऊपर वाला पार्ट तो वाटर लविंग है, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है, वाटर हेटिंग है। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वाटर नेचर का मॉलिक्यूल या फिर वाटर है, तो वाटर अगर सेल के अंदर से, मान लो ये वाटर है और ये वाटर अगर मान लो अब सेल के बाहर से सेल के अंदर आना चाह रहा है, तो क्या ये आ पाएगा? आप लोग खुद सोच के बताओ। देखिए अगर ये वाटर अंदर आना चाहेगा तो होगा क्या, सबसे पहले इसको यहाँ पे मिलेगा हमारे फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट। और हेड पार्ट क्या है भाई, हेड पार्ट तो हमारा वाटर लविंग है, यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, ये तो बहुत इजीली हमारे वाटर को आने देगा। लेकिन जैसे ही वाटर यहाँ पे इसको क्रॉस करके इस वाले एरिया में पहुंचेगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसका टेल पार्ट मिलेगा ना इसको। और टेल पार्ट क्या है, टेल पार्ट तो यहाँ पे वाटर हेटिंग है, यानी कि अब ये तो भाई वाटर को अंदर ही नहीं जाने देगा। भाई ये वाटर यहाँ पे इसको क्रॉस करके कैसे अंदर जाएगा? यानी होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, है ना। लेकिन अभी मान लो यहीं पे कोई लिपिड सब्सटेंस हो, यानी कि कोई लिपिड नेचर का कोई सब्सटेंस हो जो कि थोड़ा सा ऑयली नेचर का हो और वो सेल के अंदर आना चाहे तो। अब देखिए भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वाटर को लेके, लिपिड की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। यानी कि देखिए जो पार्ट यहाँ पे वाटर लविंग है, यहाँ पे ये तो लिखा नहीं कि ये लिपिड को हेट कर रहा है, यानी कि अगर कोई पोर्शन लिपिड है, ठीक है, मान लो कोई लिपिड नेचर का है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे हेड वाले पोर्शन को भी क्रॉस कर जाएगा। और अब देखिए अब जब लिपिड वाला पोर्शन टेल में पहुंचेगा तो होगा क्या, भाई टेल वाला पार्ट यहाँ पे वाटर हेटिंग है, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है कि लिपिड को हेट करता है या फिर लिपिड से कोई प्रॉब्लम है। भाई देखिए ये तो खुद ही लिपिड का बना हुआ है, यानी कि अब अगर कोई ऑयली नेचर का कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी चीज होगी और वो यहाँ पे जब यहाँ पे भी पहुंचेगी तो यहाँ को भी इजिली क्रॉस करके वो बहुत इजिली सेल के अंदर चली जाएगी। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर से कोई चीज अंदर आ रही हो, चाहे अंदर से बाहर जा रही हो, अगर वो चीज हमारी लिपिड नेचर की है तो वो बहुत इजिली हमारे सेल को क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर वो हमारी वाटरी नेचर की है तो वो इजिली क्रॉस नहीं कर सकती है। लेकिन कभी कभी सेल को यहाँ पे वाटर की भी जरूरत होती है। तो देखिए इसीलिए हमें सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स चैनल्स देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग समझ गए ना कि हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और ये हमारी डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। और हर लेयर में क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और इस फॉस्फोलिपिड की लेयर को हमारा वाटर मॉलिक्यूल इजिली क्रॉस नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने यहां तक समझा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोटीन्स के बारे में, तो अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है प्रोटीन्स चैनल्स देखने को मिलते हैं, मतलब प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। प्रोटीन्स के हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जनरली हमारे दो टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंटीग्रल इंट्रिंसिक या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे पेरिफेरल या फिर इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये बस इसके अलग अलग नाम है, समझ लो, है ना। तो इंटीग्रल या फिर पेरिफेरल, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो ऐसे समझो, जो भी प्रोटीन यहाँ पे सेल के बाहरी लेयर में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेल के अंदर तक नहीं होते हैं, ऐसे समझो ना कि बस सेल के सरफेस पे, चाहे वो अंदर का सरफेस हो चाहे बाहर का। देखिए भाई ये सेल की क्या है, जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये हम लोगों ने इसको ऐसे नॉर्मली जूम करके बनाया। तो यहाँ पे देखिए भाई ये चाहे इसका ये क्या है, ये सेल का आउटर सरफेस है और ये सेल का इनर सरफेस है। तो देखिए अगर कोई भी प्रोटीन यहाँ पे सरफेस पे है सेल के, चाहे वो आउटर पे हो और चाहे इनर पे हो, तो इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब ऐसा प्रोटीन जो कि सेल की सरफेस पे तो है लेकिन सेल के अंदर तक नहीं है। मतलब कह सकते हो वो सेल के हेड वाले पोर्शन पे तो है लेकिन सेल के टेल वाले पोर्शन से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो टेल को नहीं टच कर रहा है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और देखिए ऐसा प्रोटीन जो कि सेल के अंदर तक होता है, अंदर तक, ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन।
अब देखो, अब ये यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी हमारा जो है 3 टाइप से हमें देखने को मिल सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब कि जो सेल के बाहर से अंदर तक होते हैं। तो भाई देखिए, अब हो सकता है कि ये पूरा पूरा यहाँ पे सेल के बाहर से लेके, और मतलब सेल के आउटर सरफेस से लेके इनर सरफेस तक पूरा कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये इस तरीका भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये सेल के आउटर से कनेक्ट होकर थोड़ा सा अंदर तक जाए लेकिन पूरा क्रॉस ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक और टाइप हमें देखने को मिलता है जहां पे प्रोटीन्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये भी ऊपर से लेके अंदर तक है, यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों एक टाइप के हमारे इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप है। यानी कि जो हमारा इंटीग्रल मतलब कि ऐसा प्रोटीन जो कि सेल के अंदर तक हमें देखने को मिलता है, बाहर से अंदर तक। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है, तो हम लोगों ने देखा ये 3 टाइप से देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे देखिए इस वाले को तो हम लोग यहाँ पे इंट्रिंसिक ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखिए है ये तीनों ही इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इस टाइप का प्रोटीन होता है जो कि ऊपर से नीचे तक देखने को मिलता है, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और देखिए ऐसा प्रोटीन जहां पे बीच में हमें कुछ स्पेस भी देखने को मिलता है, यानी कि जहां से हमारे अंदर से कुछ चीजें भी ऐसे जा सकती हैं, ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स। क्या बोलते हैं, प्रोटीन चैनल्स या फिर मेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है, इन सभी नाम से जान सकते हैं। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई देखिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, जो कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखने को मिलता है। तो भाई देखिए ये वाला भी ट्रांस मेम्ब्रेन है, और ये वाला क्या है, ये वाला प्रोटीन चैनल है, लेकिन ये भी तो ऊपर से लेके नीचे तक है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन चैनल है वो भी एक टाइप का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होता है। लेकिन क्या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी एक टाइप का प्रोटीन चैनल होता है? ऐसा तो नहीं है। प्रोटीन चैनल उन्हीं को कहेंगे जहां पे बीच में थोड़ा स्पेस हो, ठीक है, एक चैनल टाइप को जहां से चीजें आ जा सके। तो यहां पे देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल चैनल प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि सभी प्रोटीन चैनल्स हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। बट ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर नॉट प्रोटीन चैनल्स। लेकिन देखिए भाई हर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारा कोई चैनल नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर और भी जो थोड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है भाई, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। अब कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी सेल को वाटर की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है उसको, और जरूरत होती ही है, आप ये समझिए। तो अब अगर वाटर को बाहर से अंदर आना है तो कैसे आएगा? तो देखिए उसी के लिए क्या होता है, उसी के लिए हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं चैनल्स के थ्रू क्या होता है, इन्हीं चैनल्स के थ्रू जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इजिली हमारी सेल के अंदर आ जाते हैं। बाकी देखिए वाटर के लिए हमारा हम लोग देखेंगे कि एक अलग प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। बट आप लोग इतना समझो कि जो भी ऐसा सब्सटेंस है, वाटर को छोड़ के भी हमारे जो भी थोड़ा लार्जर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर आते हैं, अगर सेल को जरूरत होती है तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो भाई देखिए ये क्या होते हैं, दे आर अटैच टू लिपिड्स और प्रोटीन्स फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे क्या होता है भाई, जो भी हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, अपना रोटी चावल हो गया, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अकेला मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बल्कि या तो वो लिपिड्स के साथ होगा, तो अगर देखिए लिपिड्स के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मिक्सचर है तो वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स में जो है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। और देखिए ये क्या करते हैं, ये हमारी सेल को कह सकते हो। अच्छा इसका काम क्या होता है, मतलब इनका क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ध्यान से समझना। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि एक्टिवेट होता है और इनको यहाँ पे किल कर देता है और हमारी बॉडी को इनसे बचाता है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोगों ने क्या देखा भाई, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर सेल देखने को मिलती ही मिलती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इस सेल को अटैक करता है, किल करता है। तो इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे पहचानता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक्टीरियल सेल को ही मारना है, हम कहीं गलती से बॉडी की खुद की सेल को ना मारने लग जाए? तो देखिए इस सेल को पहचानने का जो काम होता है ना, वो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी सेल्स के लिए एक इंडिकेटर का काम करते हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि ये हमारी बॉडी की सेल है, इसको आपको अटैक नहीं करना है, अगर अटैक करना है तो वो हमारा अलग सेल को ही करना है। तो ये मतलब कह सकते हो एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये हमारा क्या करता है भाई, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करता है, यानी जिसको चाहता है उसको आने देता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं आने देता है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। उसके बाद सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो भाई देखिए भाई ये सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, तो सेल को बाहर की चीजों से बचाने का काम कौन करेगा, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो करेगी।
उसके बाद अलाउज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट मटेरियल्स। अब यहाँ पे देखिए इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, बाहर से कोई भी न्यूट्रिएंट्स को अंदर आना होता है तो वो इसी के थ्रू आता है, और अंदर से मान लीजिए सेल के अंदर अगर मान लीजिए कोई वेस्ट है, ठीक है, होता है, तो अगर उस वेस्ट को भी अगर बाहर जाना है तो इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज को भी अलाउ करता है, और जो भी गैस वगैरह होती है वो भी इसी के थ्रू आती हैं। उसके बाद हेल्प इन कम्युनिकेशन थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन। अब देखिए इस पार्टिकुलर लाइन को हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट टॉपिक सेल कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बस पढ़ लो इसको, अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे। हेल्प्स इन सेल आइडेंटिफिकेशन थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको वो हमारी सेल को कैसे पहचानता है, इन्हीं ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू। और उसके बाद प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेप टू द सेल। और भाई देखिए ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये जिस शेप की होगी उसी शेप का हमारा सेल देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये होती है सेल की आउटर मेम्ब्रेन, और ये होता है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। अब सेल के न्यूक्लियस से लेके और सेल के आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पोर्शन होता है उसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसी में हमें यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पोर्शन है वो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और इसी के अंदर हमें हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मतलब इसी में डूबे रहते हैं। तो देखिए ये हमारा एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है, मतलब ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। अब ये भी हमारा 3 फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला हो गया साइटोसोल। तो साइटोसोल मतलब सेल, ये साइटोप्लाज्म का जो एक्चुअल लिक्विड पोर्शन है वो हमारा साइटोसोल हो गया। फिर उसके बाद हमारा सेल ऑर्गेनल्स आ गए। तो भाई देखिए ये जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हो गए इनको भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है, क्योंकि इसी में हमारा रहता है। और उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब इंक्लूजन्स में हमारे कुछ प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स वगैरह आ जाते हैं। और बाकी देखिए जो मेजर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का वो हमारा साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल क्या होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमें वाटर, सॉल्ट्स और डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि जो लिक्विड एरिया है वो हमारा साइटोसोल हो गया, और ये पूरा एरिया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है। तो भाई देखिए ये जितना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ना वो हमारा इसी साइटोप्लाज्म वाले एरिया में देखने को मिलता है, बेसिकली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए और जो ट्रांसपोर्ट होता है भाई देखिए जब भी कोई सब्सटेंस बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा तो वो जाएगा कहां से, इसी साइटोप्लाज्म में ही तो आएगा, और इसी साइटोप्लाज्म से बाहर भी जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए इट प्लेज अ की रोल इन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारी सेल की ग्रोथ, क्योंकि देखिए इसी के अंदर हमारी सारी मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही सेल को यहाँ पे कह सकते हो ग्रोथ भी मिलती है। प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन भी हमारा इसी साइटोप्लाज्म में होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। और मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने देखा है, और सेल एक्सपेंशन। अब देखिए इस सेल को ना बिल्कुल एक पॉलीथीन की तरह समझिए। अब जैसे पॉलीथीन में क्या है कि इस पॉलीथीन में मान लीजिए अगर हम यहाँ पे वाटर को फिल कर दें या फिर किसी लिक्विड को फिल कर दें तो ये पॉलीथीन क्या होगा, फूल जाएगी, इसका एक शेप साइज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को हम यहाँ पे इस पॉलीथीन से निकाल लेंगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल होता है ना, तो सेल का जो भी शेप और साइज होता है वो उसके साइटोप्लाज्म की वजह से ही होता है। अगर साइटोप्लाज्म को हम सेल से निकाल दें तो फिर सेल का कोई शेप ही नहीं बचेगा। तो ये हमारा हो जाता है साइटोप्लाज्म और उसके फंक्शंस वगैरह। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने न्यूक्लियस के बारे में, तो अब देखिए न्यूक्लियस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये हमारे ब्रेन का कंट्रोल, मतलब हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है न्यूक्लियस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इस न्यूक्लियस का भी एक सेंटर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस का भी जो सेंटर होता है वो हमारा होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और उसके बाद देखिए इट यूजुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल एंड इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप। अब यहाँ पे देखिए देखा जाए तो न्यूक्लियस भी एक टाइप का ऑर्गेनल ही है जो कि हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, बट इसको थोड़ा सा अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। और दूसरी बात कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, मतलब इसका साइज यहाँ पे सभी ऑर्गेनल्स में सबसे बड़ा देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अंदर में 4 मेजर पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा
सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी ये जो कवरिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा टाइप का होता है। तो लिफाफा क्या होता है, लिफाफा जो चीजों को कवर करके रखता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप या फिर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि अब जैसे हमारा सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद हमारा क्रोमैटिन। तो देखिए क्रोमैटिन हमारा, इसके अंदर हमारे कुछ फाइबर्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होता है इसको अभी देख रहे हैं। बाकी फिर हमारा आता है लास्ट में न्यूक्लियोलस। तो देखिए अभी जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारा सराउंड करती है न्यूक्लियस को और सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। तो भाई देखिए न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कौन कर रहा है, यही मेम्ब्रेन ही तो कर रही है। इसी मेम्ब्रेन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती हैं वो इससे बाहर वाले से डिफरेंट होती हैं। अब देखिए अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा बनाना चाहे ना, तो ये हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप इस चीज को देखें तो यही होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी के अंदर हमारा होता है न्यूक्लियोलस और ये पूरा पोर्शन हमारा न्यूक्लियस हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें एक खासियत क्या होती है कि यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा इसके बीच बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके बीच बीच में हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, स्पेस देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे ये डबल लेयर में होती है, ठीक है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि देखिए इसके अंदर हमारे पोर्स होते हैं which allows the exchange of material like RNA, protein and ions between the nucleus and cytoplasm। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारा प्रोटीन्स और आरएनए वगैरह होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बाहर जो है जा पाता है, ठीक है। तो इस पोर्स के थ्रू चले आते हैं। जैसे देखिए जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोई पोर नहीं होता है, ये चीज समझिएगा। लेकिन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। और बाकी देखिए इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो भाई देखिए इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए देखने को मिलता है। और देखिए ये जो क्रोमैटिन हम लोगों ने अभी देखा ये डीएनए ही होता है और थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में होता है। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। सेकंड हमारा आ जाता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो भाई देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म का सिंपल सा मतलब है ये हमारा जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो भाई देखिए इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है जो भी मटेरियल मतलब जो भी हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है वो आते जाते हैं इसी के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्रोमैटिन के बारे में तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्रोमैटिन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन बेसिकली हमारा डीएनए ही होता है। अब डीएनए देखिए, डीएनए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डीएनए हमें जो है कुछ इस टाइप से डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब डीएनए होता क्या है, डीएनए ना एक बहुत ही ऐसे समझ लीजिए कि ये तो हमने एक छोटा सा पोर्शन बनाया बट ऐसे बहुत लंबा सा हमें जो है डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा डीएनए कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब देखिए ये जो हमारा डीएनए है अगर हम लोग इसको एज इट इज न्यूक्लियस में रखना चाहें, अगर ये एज इट इज न्यूक्लियस में हो तो शायद ये आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही लंबा होता है और न्यूक्लियस भी तो हमारा एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है सेल का, तो उसमें ये ऐसे आ ही नहीं पाएगा नॉर्मली। तो होता क्या है, ये जो डीएनए है ना ये हमारा एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ हमारा यहाँ पे ये बाउंड हो जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, इसके ऊपर समझ लीजिए ये जो डीएनए है ये ऐसे ऐसे करके हमारा यहाँ पे इसी के साथ एक बाउंड फॉर्म में आ जाता है। तो इस बाउंड फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। और अगर थोड़ा सा लूजली बाउंड है, मतलब कि देखिए है तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ही लेकिन उतना बहुत ही टाइटली नहीं बाउंड है, बहुत टाइटली नहीं अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। तो यहाँ पे देखिए हम जो न्यूक्लियस है वो हमारा बेसिकली इसी क्रोमैटिन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो क्रोमैटिन हमारा क्या होता है, क्रोमैटिन कुछ नहीं जो डीएनए है, ठीक है, जब वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बहुत ही लूजली बाउंड फॉर्म में होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। और देखिए अगर यही क्रोमैटिन मतलब यही डीएनए अगर हिस्टोन के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड हो जाए तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम क्या होता है उसको हम यहाँ पे सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से देखेंगे, बाकी आप लोग समझ गए होंगे आई होप सो। तो क्रोमैटिन क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा धागे नुमा स्ट्रक्चर। देखिए भाई जब हम लोग इसको ऐसे डीएनए को यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे बाउंड कर देते तो ये हमें डीएनए क्या होता है एक धागे जैसा दिखने लगता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोलते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड मतलब धागे नुमा।
इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो भाई देखिए इसी डीएनए के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक एक इंसान कैसा होगा, उसका रंग, रूप, साइज, शेप, ये सारी चीजें हमारा यही डीएनए डिसाइड करता है। अब देखिए इसके डीएनए के बारे में भी हम लोग यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब देखिए अभी सेल डिवीजन वाले टॉपिक में हम देखेंगे कैसे कैसे ये क्रोमैटिन हमारा कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्रोमैटिन हो गया। उसके बाद हमारा फाइनली आ जाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज अ डेंस डार्कली स्टेन्ड राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के भी सेंटर में हमारा एक राउंड स्ट्रक्चर जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये हमारा मेनली जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा जो है राइबोसोम वगैरह की सिंथेसिस कह सकते हो होती है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोलस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। तो भाई देखिए इसी के अंदर हमारा क्या होता है, इसी के अंदर हमारा डीएनए होता है। अब अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो जान लो कि डीएनए से ही हमारा बनता है आरएनए, और आरएनए से ही आगे चल के हमारा प्रोटीन बनता है, और यही प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है और रिप्रोडक्शन, तो अब देखिए रिप्रोडक्शन में हमारा न्यूक्लियस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा जब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है उसके अंदर, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है, तो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं। मतलब कि जो स्पर्म एंड एग की सेल्स होती हैं वो हमारी स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू बनती हैं, तो उसमें भी इसका बहुत मेजर रोल होता है। उसके बाद इसके अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये आरएनए बनाता है डीएनए से। अब आरएनए भी हमारे 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एक होता है हमारा टीआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एक हमारा होता है आरआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। बाकी न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि राइबोसोम के अंदर हमारी 2 यूनिट्स होती हैं। तो देखिए ये जो दोनों यूनिट हैं इनको हम लोग यहाँ पे सब यूनिट्स बोलते हैं, दोनों को, मतलब कि एक हमारा स्मॉल सब यूनिट, एक हमारा लार्ज सब यूनिट। तो इसको भी हमारा ये न्यूक्लियोलस बनाता है, जो न्यूक्लियस के सेंटर वाला पार्ट है। न्यूक्लियस इंश्योर्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए। और देखिए ये जो डीएनए है ना, तो हम लोग देखेंगे कि जब हमारी सेल डिवाइड होती है, तो सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है, एक सेल यहाँ पे डिवाइड होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे एक सेल का जो डीएनए है ये भी यहाँ पे डिवाइड होता है, और एक एक डीएनए दोनों में चला जाता है, मतलब एक एक नहीं जाता है, बट आप वैसे समझिए। तो उसमें भी हमारा यहाँ पे हमारा जो है न्यूक्लियस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अब हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस। तो देखिए इन सभी को हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। बाकी देखिए इसके अंदर हमारे बहुत सारे इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो भाई देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी खाना हम लोग यहाँ पे खाते हैं तो इस फूड को यहाँ पे एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में, एटीपी के फॉर्म में। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एटीपी जनरेट करने का जो काम होता है फूड से, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसी के अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये होता है हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए एक चीज आप लोग समझ रहे हो ना कि सेल हमारा कोई 2D स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम लोग एक फिगर में क्या होता है, इसको 2D में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेल हमारा एक 3D स्ट्रक्चर है। सेल ऐसे समझ लीजिए कि हमारा एक बॉल की तरह है, जिसके अंदर हमारी ये सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में हमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो भाई देखिए ये जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद देखिए अब उसके बाद हमें जो है इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा इनफोल्डिंग्स होती है, मतलब फोल्ड होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इनर मेम्ब्रेन क्या है, कुछ ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड है ना। तो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल बात क्या होती है कि इसके पास ना खुद का ही डीएनए और खुद के राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके पास खुद का ही डीएनए वगैरह होता है। और मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो यहाँ पे कह सकते हो जो भी चीजें फिल होती हैं
वो हमारा इसका मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स मतलब कि हमारा समझ लो लिक्विड पोर्शन हो गया, जिसके अंदर हमारे डीएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस भी आप लोग को दिख रहा है। तो ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखिए हम लोगों ने रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत देखा भी था कि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, उस ऑक्सीजन का मेन काम कहाँ लगता है? उस ऑक्सीजन का मेन काम हमारा इसी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में लगता है। बाकी देखिए इट कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, और उसके बाद यहाँ पे इसमें डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे स्मूथ होती है ना, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन हमारी फोल्डेड फॉर्म में होती है, और इस फोल्डेड फॉर्म को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है। तो इसी न्यूक्लियस से कनेक्टेड, ठीक है, इसी न्यूक्लियस से कनेक्टेड फॉर्म में हमें जो है अपना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन अटैच्ड विद द न्यूक्लियस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम लोग उसको देखें तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस से देखिए कंटिन्यू होता हुआ हमारा जो है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। देखिए आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस से जस्ट जो स्टार्ट हुआ है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है हमारा जो है कुछ आप लोग को रफ सरफेस देखने को मिल रही है। तो ये देखिए ये जो रफ सरफेस है ना, ये किस वजह से? बेसिकली यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है, कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच हैं, मतलब राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा खुरदुरा सा देखने को, मतलब रफ टाइप का देखने को मिलने लगता है। और देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम नहीं देखने को मिलता है वो हमारा हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब आप लोग देखोगे तो आगे यहाँ पे क्या है, राइबोसोम नहीं अटैच है। तो ये इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये इतना पोर्शन हमारा स्मूथ पोर्शन हो गया, और ये इतना पोर्शन हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और बाकी ये न्यूक्लियस से ही जो है कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग थोड़ा 3D स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हमारे राइबोसोम हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए वही चीजें कि हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को हम लोग यहाँ पे, राइबोसोम बेसिकली हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन आरएनए अकेले प्रोटीन नहीं बनाता है, आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके हमारा प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो देखिए जब राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, हमारा राइबोसोम अटैच है वो भी तो सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, तो ये भी हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे राइबोसोम ना दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, तो जब अटैच हो गए तो वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ राइबोसोम हमारी सेल में फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि हमारे सेल में फ्रीली भी इसी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। अब देखिए भाई राइबोसोम है तो दोनों टाइप के राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो चाहे फ्री फॉर्म में हो। तो देखिए जो राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन क्या होता है, वो प्रोटीन सेल के बाहर जाता है, ठीक है, मतलब वो प्रोटीन सेल जो है बाहर बेचती है और बाहर उसका यूटिलाइजेशन होता है, बाहर उसका यूज होता है। लेकिन जो राइबोसोम यहाँ पे फ्री फॉर्म में होता है तो ये भी प्रोटीन बनाता है। तो जो प्रोटीन हमारा फ्री राइबोसोम बनाते हैं वो सेल के अंदर यानी कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये भाई प्रोटीन तो बना नहीं सकते, तो ये हमारा फैट और ऑयल्स की सिंथेसिस करते हैं। तो ये हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बात करें हम लोग यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई राइबोसोम में क्या होता है, हमारा जो है
टिनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। देखिए वैसे राइबोसोम को ना हम लोग क्या होता है, राइबोसोम को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से टिनी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो देखिए ये जो येलो येलो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, इसी को राइबोसोम बोला गया है। तो यहाँ पे राइबोसोम को दिखाया तो ऐसे जाता है, लेकिन अगर इसी राइबोसोम को हम यहाँ पे जूम करके देखें ना तो ये हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक होती है राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, और एक होती है राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट जो कि नीचे की तरफ देखने को मिलती है। और देखिए इसी राइबोसोम के साथ क्या होता है, हमें जो है आरएनए देखने को मिलता है, बेसिकली मैसेंजर आरएनए होता है, जो कि हमें यहाँ पे मतलब कह सकते हो साथ में मिलके प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर। और बाकी देखिए प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड के साथ मिलके। मतलब भाई देखिए आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन मिलके प्रोटीन बनाती है। तो अमीनो एसिड चलिए ठीक है प्रोटीन बनाता है, लेकिन कैसे वहां पे अमीनो एसिड इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, तो वो सारी प्रोसेस हमारी राइबोसोम के अंदर होती है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री राइबोसोम जो कि हमारा साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, और एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो फ्री वाला होता है वो साइटोप्लाज्म के लिए प्रोटीन बनाता है, और जो बाउंड वाला होता है वो बाहर के लिए प्रोटीन बनाता है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने गोल्गी एपरेटस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल के अंदर ही हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि हमारा यहाँ पे गोल्गी एपरेटस होता है। मतलब थोड़ा बहुत ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे जूम करके देखें तो ये हमारा होता है गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर। तो गोल्गी एपरेटस हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात इसमें भी हमारी कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो फोल्डेड मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स। देखिए सैक्स का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए 4 से 6 यहाँ पे फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस। इसको दोनों नाम से जानते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, तो वो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि भाई वो प्रोटीन हमारा सेल के बाहर जाता है। लेकिन देखिए सेल के बाहर क्या होता है, डायरेक्टली नहीं जाता है, बल्कि वो प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले हमारा जाता है गोल्गी एपरेटस में। और गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उस प्रोटीन को यहाँ पे पैक कर देता है। मतलब ऐसे समझिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, अब ये प्रोटीन कहाँ गया, गोल्गी एपरेटस के पास। और गोल्गी एपरेटस ने क्या किया, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस ने इसको यहाँ पे एक पैक कर दिया, मतलब कह सकते हो इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी है ना, ताकि वो बहुत इजीली हमारे सेल के बाहर जा सके, उसमें कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। यानी कि देखिए वही चीज है कि ना, ये पैक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और ट्रांसपोर्ट यानी सेल के बाहर भेजते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी। और बाकी देखिए इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो यहाँ पे देखिए यही जो गोल्गी बॉडी होती है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि धीरे धीरे इनकी जो नीचे वाली जो लेयर है, तो इनसे हमें जो है कुछ इस टाइप से मतलब स्ट्रक्चर्स बाहर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो यही बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होता है, आगे चल के अभी आप देखोगे तो यहाँ पे लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो लाइसोसोम्स और हमारे यहाँ पे कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाते हैं। देखिए वेसिकल का मतलब क्या है, वेसिकल का मतलब एक समझ लो पाउच टाइप का है, एक पाउच या फिर एक मतलब कवरिंग टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स वगैरह फिल होते हैं, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें देखिए हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमारा ल्यूमेन क्या होता है, जैसे इसके बीच का जो स्पेस हो गया वो ल्यूमेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा इसी गोल्गी बॉडी से यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये सेक्रेटरी वेसिकल बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, तो यहाँ पे देखिए इसी से हमारे कुछ वेसिकल्स बन भी रहे होते हैं इसी टाइम, और यहाँ पे फोल्डिंग्स को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेस हो जाता है, ल्यूमेन हो गया। तो ये सारी चीजें हमें अपने गोल्गी एपरेटस में देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इस टाइप से हमें अपने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और लाइसोसोम में बेसिकली होता है कि इसके अंदर हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं। अब देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब है कि डाइजेस्ट करने वाले, यानी किसी चीज को अपने अंदर कह सकते हो पचा लेने वाले, निगल लेने वाले। तो यहाँ पे देखिए इनका मेन काम क्या होता है, जैसे आपको पता है जो हमारी सेल है, ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब होता क्या है ना, कभी कभी कुछ ऑर्गन्स हो सकता है यहाँ पे
थोड़ा सा मतलब कह सकते हो डैमेज हो जाते हैं, या फिर वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर डेड हो जाते हैं। मतलब सेल के अंदर ही कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे डेड हो जाते हैं या फिर अपना काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब इन ऑर्गन्स को यहाँ पे क्या होता है, सेल से बाहर निकालना या फिर सेल के अंदर से इनको साफ करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए इनको सेल के अंदर से कह सकते हो खत्म करना या फिर डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा यही लाइसोसोम करता है। इस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको पिघला के खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि खराब हो जाता है, सेल के काम का नहीं रहता है, उसको ये लाइसोसोम क्या होता है, डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं और उसके बाद सेल से बाहर कर देते हैं। तो ये हमारे लाइसोसोम का मेजर फंक्शन होता है। बाकी देखिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए एक दो ऑर्गेनल सेल के खराब हुए तो उसको क्या होगा, उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा और सेल नया ऑर्गेनल फॉर्म कर लेगा। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स बनते रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पूरी की पूरी सेल ही खराब हो गई तब, तो भाई अब उस सेल को भी हमारी बॉडी से खत्म करना जरूरी है, उस सेल को हमारी बॉडी से हटाना जरूरी है। तो देखिए उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता ये है कि ये जो हमारा लाइसोसोम है ये पूरा का पूरा क्या होता है, इसके अंदर इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कह सकते हो इसके अंदर समझ लीजिए बारूद फिल है, ठीक है। और होता क्या है कि जब पूरी की पूरी सेल खराब हो जाती है ना, तो ये बारूद यहाँ पे फट जाता है और पूरी की पूरी सेल को यहाँ पे क्या करता है, डैमेज करके मतलब खत्म कर देता है। मतलब देखिए ये जानबूझ के डैमेज नहीं करता है, बल्कि जो ऑलरेडी डैमेज सेल है उसको यहाँ पे बॉडी से खत्म करने का काम करता है। और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जब फटता है तो पूरी सेल खत्म हो जाती है। इट्स मेजर फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन वेस्ट ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड फॉरेन मटेरियल, ठीक है। तो जो भी ओल्ड यानी कि काम के नहीं रह गए हैं और जो भी फॉरेन चीजें हमारी सेल में आती हैं जो कि हमारे सेल के काम की नहीं होती। देखिए फॉरेन का मतलब है, सेल के लिए फॉरेन का क्या मतलब है, जैसे हमारे लिए फॉरेन का मतलब विदेशी, विदेशी का मतलब जो हमारे देश का ना हो। तो सेल के लिए फॉरेन का मतलब होता है कि जो सेल के काम का ना हो या फिर जिसको सेल ना पहचानती हो, ठीक है। तो उस चीज को हमारी सेल में जो है नहीं होना चाहिए, तो उस चीज को खत्म करने का काम भी हमारा यही लाइसोसोम करता है। और बाकी देखिए इसको बनाता कौन है, इसको बनाता हमारा यही गोल्गी बॉडी है, ठीक है। यही गोल्गी बॉडी हमारे लाइसोसोम को बनाती है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल्स के बारे में। तो अब देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारी बॉडी में जो है दो कह सकते हो इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। और ये देखिए ये अगर आप लोग को दिख रहा होता है ये 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें जो है थोड़ा सा एक स्टिक टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो देखिए अब ये जो है सेल डिवीजन में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, यानी कि देखिए न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं और इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स अरेंज्ड एट राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस सेंट्रियोल को और अच्छे से देखें तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे राइट एंगल में होते हैं, एक को हम लोग मदर सेंट्रियोल बोलते हैं, एक को हम लोग डॉटर सेंट्रियोल बोलते हैं। और इनको कवर करने का जो काम होता है वो हमारा कौन करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। मतलब ये ऊपर के समझ लो एक कवरिंग होती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रियोल को देखिए, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एक चीज नहीं है। सेंट्रियोल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे होते हैं दो, और इनको कवर करके रखता है हमारा सेंट्रोसोम। अब ये जो सेंट्रियोल है ये किससे बने होते हैं, तो अगर आप लोग देखो तो इस सेंट्रियोल में आप लोग को कुछ स्टिक्स ऐसे दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स ऐसे मिलकर बना हुआ है। तो देखिए ये जो स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। मतलब कि देखिए जैसे ये ट्यूब टाइप का है तो ट्यूब्यूल हो गया, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल। तो यहाँ पे देखिए बहुत स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलके हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल बना होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल को भी अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। तो देखिए अभी आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए, अभी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में इसका बहुत मेजर रोल होता है, यहाँ पर यही हमारा कह सकते हो सेल डिवीजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे अपने सेल में कुछ वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए वैक्यूल्स मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। देखिए सैक्स का मतलब हम लोगों ने देखा ही था कि हमारा समझ लो कि एक बैग टाइप का, एक मतलब कवरिंग टाइप का है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। जैसे ऐसे ही समझ लीजिए कि पन्नी में हम लोगों ने पानी फिल कर दिया, बस ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर हो गया।
द मेजर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड एंड वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या होता है, इसके अंदर हमें वाटर और जो भी फूड वगैरह का स्टोरेज होता है सेल के अंदर, वो सारा काम हमारा वैक्यूल्स देखने को मिलता है। बाकी देखिए ये हमारे स्मॉल और टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सेल में हमेशा ही देखने को मिले। ये सेल में कभी कभी जब जरूरत होती है तो प्रेजेंट हो जाता है और नहीं होती है तो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा वैक्यूल हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जाता है पैरोक्सीसोम। अब देखिए पैरोक्सीसोम क्या होते हैं, ठीक है। पैरोक्सीसोम भी बेसिकली हमारा थोड़ा सा एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर हमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। देखिए जैसा हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने लाइसोसोम को देखा था, लाइसोसोम के अंदर भी हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा सेल के अंदर की चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे देखिए पैरोक्सीसोम भी देखने को मिलता है और इसके अंदर भी हमारे कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारा ऑक्सीडेटिव मतलब कह सकते हो कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लाइक कैटालाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो भी फैटी एसिड होते हैं और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब कि सेल के लिए जो हार्म करने वाले सब्सटेंस हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं ऐसी चीजों में जो कि हमारे सेल के लिए हार्मफुल नहीं होती है, जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेरोक्सीसोम्स। और उसके बाद हमारा फाइनली आ जाता है लास्ट सेल ऑर्गेनल जो कि हमारा हो जाता है साइटोस्केलेटन। अब देखिए साइटोस्केलेटन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई देखिए हमारी बॉडी यहाँ पे किस चीज पे टिकी हुई है, जैसे हमारी बॉडी का जो शेप और साइज है वो किस चीज पे है, हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही तो है। जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसी की वजह से ही तो हमारी बॉडी का एक शेप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से जो सेल है ना, तो सेल का जो एक स्ट्रक्चर और शेप जो प्रोवाइड करने का काम होता है वो हमारा साइटोस्केलेटन करता है। देखिए इसका नाम भी जैसे स्केलेटन मतलब कि जो स्केलेटल सिस्टम हो गया, और साइटो देखिए साइटो बेसिकली यहाँ पे सेल के लिए ही हम लोग यहाँ पे ग्रीक वर्ड में यूज करते हैं। तो यानी सेल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट टू द सेल। यानी कि देखिए इसी की वजह से इस सेल का एक प्रॉपर शेप देखने को मिलता है। और इसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये हमारा हो जाता है मतलब कि ये हमारा जो है बेसिकली माइक्रोफिलामेंट मतलब कि जो थोड़ा से पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर। फिलामेंट मतलब होता है, फिलामेंट मतलब जैसे धागा टाइप का, ठीक है। और माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इन तीनों को देखें तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो सबसे पतला होता है, ठीक है, ये सबसे थिन होता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट, जैसा कि इंटरमीडिएट नाम ही है, तो ये थोड़ा सा माइक्रो के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये यहाँ पे इन दोनों के कंपेयर में सबसे थिक होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों ही एक धागे टाइप के स्ट्रक्चर ही होते हैं। बाकी माइक्रोट्यूब्यूल सबसे थिक होता है इसलिए हम लोग इसको ट्यूब्यूल यानी ट्यूब टाइप का बोल देते हैं। अब माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारा फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल हमारा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब एक्टिन, फाइब्रस, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है, नाम याद कर लीजिए, उतना काफी है, ठीक है, इतना डिटेल में हमें जानना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंप्लीट सेल के सभी ऑर्गेनल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस फिगर को एक बार फिर से देखें तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या देखने को मिला था। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिली हमारी सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारे सबसे आउटर लेयर होती है। उसके बाद देखिए हमें देखने को मिला था लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, जो कि हमारा सुसाइडल बैग ऑफ सेल होता है। उसके बाद हमें देखने को मिला हमारा न्यूक्लियस, तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। उसके बाद हमें देखने को मिला वैक्यूल, तो यहाँ पे हमारा कुछ वाटर वगैरह फिल होता है ना, और ये टेम्परेरी होता है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हमें देखने को मिला हमारा पेरोक्सीसोम, तो इसके अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हमें गोल्गी बॉडी देखने को मिली जो कि हमारे प्रोटीन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिला, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद हमें सेंट्रियोल देखने को मिला, तो हमारी सेल में दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमें सेंट्रोसोम की कवरिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा राइबोसोम जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे हमें जो है राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच देखने को मिलते हैं। फिर हमारा न्यूक्लियोलस आ गया, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है न्यूक्लियोलस हो गया। फिर हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये सब मिलके हमारे सेल का स्केलेटन बनाते हैं। उसके बाद देखिए जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमें सेल में जो है ये सारे
पार्ट्स सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने सेल के पार्ट्स का टॉपिक खत्म कर लिया है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या मतलब है। हम लोगों ने देखा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब अगर मान लीजिए सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस को एंट्री लेना है या फिर सेल के बाहर किसी भी सब्सटेंस को जाना है अंदर से, तो वो किसके अक्रॉस होके जाएगा, मतलब किसको पार करके जाएगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही तो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी चीज का आना या फिर जाना, और अक्रॉस मतलब कि पार, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार अगर किसी सब्सटेंस को जाना है तो वो कैसे जाता है, कैसे आता है, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा कि हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अपने अंदर अलाउ करती है आने को और जाने को। मीन्स इट अलाउज सम स्पेसिफिक सब्सटेंस टू पास थ्रू व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स, यानी कि देखिए जिस कुछ सब्सटेंस को तो अपने पास आने देती है या फिर जाने देती है, लेकिन बाकियों को क्या होता है, रोक देती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक देना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेसेसरी फॉर न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड वेस्ट रिमूवल। अब यहाँ पे देखिए भाई ये ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल को अगर मान लीजिए कोई भी न्यूट्रिएंट चाहिए होगा जो कि सेल के अंदर मान लीजिए नहीं प्रेजेंट है, तो वो कैसे मिलेगा भाई, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर से ही तो सेल के अंदर आएगा। और अब मान लीजिए सेल के अंदर कोई वेस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनल यहाँ पे ओल्ड हो चुका है या फिर किसी ने काम करना बंद कर दिया, फिर सेल का कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो अब वो सेल के अंदर से बाहर भी तो जाना जरूरी है, क्योंकि सेल को हमें क्लीन रखना है। तो वो अंदर से बाहर कैसे जाएगा, इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। अब देखिए ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है ये हमें जो है सेल के अंदर दो टाइप से देखने को मिलता है। पहला हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ पे नाम से ही देखो, पैसिव का मतलब क्या होगा, पैसिव मतलब कि जो अपने आप ही हो जाए, जिसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्टिव मतलब कि जिसमें थोड़ी एक्टिविटी शो करनी पड़े, यानी कि जो थोड़ा एक्टिव हो, है ना, जिसमें हमें कह सकते हो थोड़ी एटीपी वगैरह चाहिए होती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एंड देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन दिस प्रोसेस। और ये अपने आप होता है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे दो टर्म दे रखे हैं, हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन। देखिए कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, कि कोई कितना अमाउंट में है। और यहाँ पे हाई और लो का मतलब तो आप समझ रहे हो, हाई मतलब ज्यादा, लो मतलब कम। जैसे देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे हम लोग सिंपली बना लेते हैं। अब मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी तरफ हमारा जो कोई सब्सटेंस है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो देखिए बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई कंसेंट्रेशन। और अगर मान लीजिए सेल के एक तरफ वो सब्सटेंस ना बहुत ही कम या फिर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हो गई सेल की लो कंसेंट्रेशन। अब देखिए अगर ऐसा माहौल है, ये किसी भी तरफ हो सकता है, अगर सेल के बाहर कोई सब्सटेंस ज्यादा है और अंदर कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई से लो में मूवमेंट अपने आप ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिस तरफ ज्यादा है और जिस तरफ कम है उसकी मतलब ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाता है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। बट आप इतना सिंपली समझो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारा जो सब्सटेंस है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करता है, हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी होती है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आप एक बात बताइए, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये किस सब्सटेंस को अपने अंदर आने को अलाउ करती है बहुत इजीली, जो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो भाई देखिए जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो भी सब्सटेंस यहाँ पे एंट्री करेंगे ये लिपिड सॉल्युबल ही होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए बाहर जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा वाटर सॉल्युबल हो और बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब भी वो अंदर आ जाएगा बहुत इजीली, तो नहीं आ पाएगा। उसके लिए कुछ दूसरी प्रोसेस होती है, तो वो भी हम देखेंगे। बट आप इतना समझो कि अगर कोई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो बाहर ज्यादा अमाउंट में है, अंदर कम अमाउंट में है, तो बाहर से अंदर इजिली आ जाएगा। और देखिए बिल्कुल वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी है। अगर मान लीजिए अंदर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा है और बाहर कम है, तो वो अंदर से बाहर भी ऐसे चला जाएगा। तो ये अपने आप होगा। तो इसमें देखिए इसमें दो कंडीशन क्या है कि एक कंडीशन तो सब्सटेंस हमारा लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, और एक और भी कंडीशन है कि जो सब्सटेंस है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। मतलब भाई देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े सब्सटेंस हैं और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में तो आराम से अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब बहुत साइज उनका स्मॉल होगा और दूसरा वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, तो वो अपने आप ही ज्यादा से कम की तरफ आ जाएंगे।
जैसे इसको अगर आप एक थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल से समझो तो मान लीजिए ये हमारी एक एक मान लीजिए ऐसा एक ढलान टाइप का एरिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कोई बॉल ऐसे रख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या आपको इस बॉल पे कोई भी प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से नीचे पहुंचाने में? कुछ कुछ प्रेशर नहीं लगाना है। आप जहाँ पे जैसे ही बॉल को यहाँ पे रखोगे ये अपने आप क्या होगा, अपने आप यहाँ पे ट्रैवल करके और यहाँ पहुंच जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये हाई एरिया हो गया, ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड का एरिया हो गया और ये हमारा लोअर एरिया हो गया। तो हाई से लो में क्या हुआ, अपने आप ही मूवमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट अपने आप हो जाता है। और बाकी देखिए इसको फर्दर हम लोग यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे ऑस्मोसिस। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए सिंपल डिफ्यूजन तो वही है जो हम लोगों ने अभी सिंपल सा देखा कि इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ स्मॉल एंड नॉन पोलर। देखिए यहाँ पे नॉन पोलर वर्ड का ही मतलब होता है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस और पोलर का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हमारे नॉन पोलर यानी कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे और जो स्मॉल होंगे उनका ही मूवमेंट यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, जिसमें क्या होगा, हाई से लो मूवमेंट अपने आप होगा। ट्रांसपोर्ट अकर्स डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। और यहाँ पे देखिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, तो इसी के अक्रॉस में मूवमेंट होता है। और एग्जाम्पल हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे लंग्स होता है, तो लंग्स का स्ट्रक्चर जब हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तो हमारा मतलब लंग्स में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जो लंग्स का यहाँ पे जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पे हमें एल्वियोली या फिर एयर सैक्स देखने को मिलते हैं और इन एयर सैक्स और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इन एयर सैक्स से और ब्लड के बीच में क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब लंग्स से O2 ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 लंग्स में जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। मतलब कि इस एयर सैक से ब्लड में और ब्लड से एयर सैक्स में मूवमेंट हमारा लंग्स के मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। एंड इतना आप लोग समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे भी हमारी सेल्स ही होती हैं, तो ये हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हमारा कम है, तो मूवमेंट यहाँ पे अपने आप जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा हो जा रहा है। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर समझ लो ना आप लोग। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के बाहर का स्पेस है और इंट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के अंदर का स्पेस है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, तो भाई देखिए हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल में हमने देखा कि जो हमारे स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मूवमेंट हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई बहुत ही बड़ा या पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब कि थोड़ा वाटर सॉल्युबल नेचर का है या फिर उसका साइज यहाँ पे काफी बड़ा है, तो अब भाई अगर मान लीजिए सेल को उसकी भी जरूरत है, जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, और सेल को कुछ जरूरत है ऐसे सब्सटेंस की जो कि थोड़ा साइज में बड़ा है और जो पोलर है, तो अब वो सिंपल डिफ्यूजन मतलब वो अपने आप तो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन सेल को जो जरूरत है उसकी, तो अब वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर देखा था तो हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं प्रोटीन में एक टाइप होता है हमारा प्रोटीन चैनल्स का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज यहाँ पे काफी बड़ा होता है, वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हमारा क्या होता है, सेल के अंदर एंट्री लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए चैनल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, तो इन्हीं चैनल्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो इन्हीं चैनल्स के बीच से होता हुआ हमारा सेल के अंदर एंट्री ले लेता है। अब यहाँ पे देखिए जब एंट्री लेना होता है तो होता क्या है कि चैनल्स थोड़ा सा ऐसा समझिए कि चैनल जैसे आपको ऐसे देख रहे हैं, तो ये चैनल थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ऊपर की तरफ ऐसे समझ लीजिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए चैनल ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आ गया। अब जब अंदर आ गया तो जब यहाँ तक पहुंच गया अंदर आने के बाद, तो अब ये क्या होता है, अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, अब ये अंदर की तरफ ओपन हो जाते हैं, मतलब अब इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल था अब जब यहाँ पे आया तो अंदर की तरफ ओपन हुआ और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे हमारा सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल पहुंच जाता है और फिर इनका शेप ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन चैनल्स या फिर इसी को हम लोग कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इनके थ्रू हमारा मूवमेंट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया ग्लूकोज अपटेक इन आरबीसी, ठीक है, तो जब ब्लड में हमारा ग्लूकोज का अपटेक होता है आरबीसीज के अंदर बेसिकली, तो हमारा इसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देखिए इसका नाम क्या है, फैसिलिटेटेड, यानी कि किसी फैसिलिटी के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटी हमारा ये प्रोटीन चैनल है और इसको हम लोग यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैरियर, कैरियर मतलब कि ले जाने वाला। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन क्या कर रहा है, एक कैरियर की तरह काम कर रहा है कि ये हमारे सब्सटेंस को कैरी करके सेल के अंदर लेके जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड, मेडिएटेड मतलब कि कैरियर के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू होने वाला।
तो ये हो गया फैसिलिटेटेड। और थर्ड हमारा आ जाता है इसके अंदर ऑस्मोसिस। अभी देखिए, अच्छा एक चीज आप समझिए कि चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, इन दोनों में ही हमने क्या देखा कि जो मूवमेंट है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हमारा फैसिलिटेटेड में भी मूवमेंट तभी होगा जब जो मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है उसकी कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो, ठीक है, तभी वो हमारा मतलब इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस को अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो मतलब कह सकते हो प्योर हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका मूवमेंट हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अभी आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा डीप समझो तो है ये भी वही चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई डिफ्यूजन में तो मूवमेंट हाई से लो होता है, फिर यहाँ पे लो टू हाई क्यों लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लो टू हाई तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, सॉल्यूट। अब इस चीज को ना थोड़ा सा अगर आपको सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ पाओगे कि जैसे देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारी दो चीजें मिली हों। तो एक सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। अब देखिए जो सॉल्यूट है वो हमेशा कम अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ज्यादा मोर अमाउंट में होता है। अब ये जो सॉल्वेंट है ये जनरली हमारा क्या होता है, जैसे जनरली वाटर सॉल्वेंट हमारा वाटर का काम करता है, मतलब हर सॉल्यूशन में नहीं, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, और सॉल्यूट मतलब कि कुछ भी जो हमारे सॉलिड या फिर कुछ भी अलग मॉलिक्यूल्स हो गए वो हमारे सॉल्यूट हो गए। तो अब देखिए अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन किसी तरफ कम है तो इसका मतलब क्या है, वहां सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर किसी तरफ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उसका मतलब वहां पे ये है कि सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन वहां पे थोड़ी सी कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि सॉल्वेंट के हाई से सॉल्वेंट के लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो इतना ज्यादा आप परेशान मत होइए। यहाँ पे आप लोग सिंपली इतना लिख देना कि लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। बाकी है ये भी वही कि वाटर का हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, और यहाँ पे कुछ हमारे चैनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट अपने आप थोड़ी होता है भाई, चाहे ऑस्मोसिस हो चाहे जैसा हो, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को अपने आप तो नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो इसके लिए भी हमारे कुछ चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन चैनल्स को हम लोग बेसिकली एक्वापोरिन चैनल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे भी हमारे कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, लेकिन उनका स्पेसिफिक नाम होता है जो कि हमारा होता है एक्वापोरिन चैनल्स, और ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट कराते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ऑस्मोसिस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, अब देखिए जैसा इसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली वो ये है कि यहाँ पे मूवमेंट होगा हमारा लो से हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। अभी तक हमारा मूवमेंट हो रहा था हाई से लो, और अब मूवमेंट होगा लो से हाई। अब एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पे हम लोग इसी एग्जाम्पल को देखें तो मान लीजिए कोई एक बॉल है, उसको हमें हाई एल्टीट्यूड से लो पे भेजना था, तो हम लोगों ने सिंपली बॉल को रखा, वो अपने आप नीचे चली गई। पर अब एक बात बताइए, क्या ये बॉल अपने आप नीचे से ऊपर भी चली जाएगी? आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो नहीं होगा। अगर इस बॉल को हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें खुद से कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप एक बाइक का एग्जांपल समझ लो, ठीक है। एक मोटर बाइक है मान लो, और अब ये बाइक है, अब इस बाइक को आपको मान लीजिए किसी बहुत ऊंची ढलान से नीचे लेके जाना है, तो क्या आपको बाइक को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बाइक अपने आप ही नीचे चली जाएगी। लेकिन अब अगर इसी बाइक को यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो क्या ये बाइक अपने आप जा पाएगी? जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप बाइक को पावर नहीं दोगे, तब तक ये बाइक अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उसी तरीके से अब अगर मान लीजिए कि जो मूवमेंट है वो हमारा लो कंसेंट्रेशन से, ठीक है, और हाई कंसेंट्रेशन की तरफ अगर होना है, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमें जो है एटीपी यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज मेंशन है कि इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज मूव अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग द एटीपी एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए टर्म दिख रहा है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि एक तरफ जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, एक तरफ जितना कम होगा, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे हाई से लो की तरफ मूव करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मूव अलोंग दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे लो से हाई की तरफ मूव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूव अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, और एटीपी एनर्जी यूज होती है। और ये भी फर्दर तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड हो जाता है हमारे यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।
अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम समझना चाहें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एटीपीएच पंप या फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में यूज होती है और मूवमेंट कैसा होगा, लो से हाई। लेकिन अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो हमारा सेल होता है तो सेल के अंदर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। सेल के बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये होता ही है, इसको समझिएगा कि जो सेल का इंट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है वहां पे हमारा जो K+ यानी कि जो पोटेशियम होता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जो हमारा सोडियम है Na+ है ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो K+ है ये हमारा क्या है, इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा है और Na+ सेल के अंदर बहुत कम है। अब वहीं अगर हम लोग सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी K+ जो कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा था ये K+ सेल के बाहर काफी कम होता है, और वो Na+ जो सेल के अंदर काफी कम था ये Na+ सेल के बाहर काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो Na+ है ये मोर होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, यानी कि सेल के बाहर Na+ ज्यादा होता है, और जो K+ है ये कहां होता है, मोर इन इंट्रा सेल्यूलर रीजन, और ये हमारा जो है सेल के अंदर ज्यादा होता है। अब यहां पे देखिए अगर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है इन दोनों का तो मूवमेंट किस तरफ होगा। जैसे मान लीजिए सोडियम को अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करना है मूवमेंट, तो क्या सोडियम अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर। देखिए सोडियम बाहर जाता है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर तो इसका सिंपली डिफ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सोडियम को हमें अंदर से बाहर भेजना होगा तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इस सोडियम का हमें कराना पड़ेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए सोडियम अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो अगर अंदर से सोडियम को बाहर जाना है, और ये जाना ही होता है, ठीक है, ये होता ही हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि सोडियम को अंदर से बाहर भी जाना होता है, तो उस मैकेनिज्म में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी इन्वॉल्व होती है। और अगर इसी पोटेशियम को हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कराना है तो पोटेशियम कहां से कहां मूव करेगा। देखिए पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर तो इसका सिंपल डिफ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बाहर से अंदर लाना चाहें पोटेशियम को, तो अब क्या कराना पड़ेगा, हमें पोटेशियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर कम है अंदर ज्यादा है। तो पोटेशियम अगर बाहर से अंदर आएगा और सोडियम अगर अंदर से बाहर जाएगा तो इन दोनों मैकेनिज्म में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा, और यहीं पे हमारा आ जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। ये हमारा एक टाइप का पंप होता है जो कि देखिए एटीपी को यूज करता है, ठीक है, मतलब एटीपी को यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स। अच्छा देखिए एटीपी एनर्जी देती कब है, एटीपी एनर्जी तब देती है जब यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन कैसे होता है, एडीपी और फॉस्फेट में। अच्छा देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल है और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट। और यहां पे देखिए जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो किसमें होता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट, यानी कि देखिए अब इसका फुल फॉर्म क्या है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहां पे एक फॉस्फेट अलग हो गया तो ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 फॉस्फेट थे इसके पास, अगर एक अलग हो गया तो इसके पास कितना बचा, 2 ही तो बचे, तो इसका नाम क्या हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां पे देखिए जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है एडीपी और फॉस्फेट में, तब यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी यहां पे रिलीज होती है वही एनर्जी हमारा ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप यूज करता है। और यूज करके करता क्या है, देखिए 3 सोडियम को अंदर से बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लेता है, और देखिए इन दोनों ही मूवमेंट में क्या होगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा। देखिए सोडियम कहां जा रहा है, अंदर से बाहर, और अंदर क्या है, सोडियम कम है बाहर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर जा रहा है, इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पोटेशियम देखिए क्या हो रहा है, अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो बाहर से जब अंदर आएगा तो क्या होगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप में क्या होता है कि हमारा ये एक पंप होता है, ठीक है, और जो कि क्या करता है, अच्छा देखिए पंप से आप लोग कंफ्यूज मत हो, पंप कुछ नहीं, ये भी हमारा एक टाइप का प्रोटीन चैनल होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का ही बना होता है, और बेसिकली यहाँ पे ये हमारे सब्सटेंस को मूव कराने में एटीपी का यूज करता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए इसको वैसे आप लोग बहुत हो सकता है आप लोग को ज्यादा डिटेल में ना समझ में आए, बट आप लोग इतना सिंपली समझो कि ये डायरेक्टली एनर्जी को नहीं यूज करता है, बल्कि जो एनर्जी हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरेट होती है इसी एनर्जी को यहाँ पे ये यूज करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, इनडायरेक्ट सोर्स से एनर्जी को यूज करता है। और कैसे करता है कि
देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे एटीपीएच पंप यहाँ पे एटीपी को यूज करके सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है, और पोटेशियम को अंदर भेजता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब सोडियम यहाँ पे बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, मतलब इनकी कंसेंट्रेशन में एक डिफरेंस आ जाता है अंदर बाहर, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट जनरेट होता है, और उसी ग्रेडियंट की एनर्जी का यूज करके क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब ये बाहर जाता है तो उसके बाद फिर से ये अंदर आता है, और जब अंदर आता है तो जब ये अंदर आता है तो अपने साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स को ले आता है, और उस टाइम इसके अंदर एनर्जी होती है तो उसी एनर्जी का यूज करके और भी मॉलिक्यूल्स इसके साथ आ जाते हैं। आई नो आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये इनडायरेक्ट सोर्स से एनर्जी यूज करता है। कैसे यूज करता है? जो एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरेट होती है उसी एनर्जी का यूज करके हमारा ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये भी हमारा दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है सिम्पोर्ट और दूसरा हो जाता है एंटीपोर्ट। अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग यहाँ पे इस एग्जांपल से ध्यान से समझना। देखिए सिम्पोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होना, यानी कि देखिए बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि देखिए अगर कोई दो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्ट। अब जैसे देखिए ये अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ हो सकता है दो मॉलिक्यूल हो सकता है दो से ज्यादा तीन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस एग्जाम्पल में देखो तो इन तीनों में ही क्या हो रहा है, जैसे इस वाले में हमारे Na+K+ और क्लोराइड, ठीक है, तीन आयंस क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक टाइप का सिम्पोर्टर है, ठीक है, सिम्पोर्टर का एग्जांपल हो गया, या फिर इसको सिम्पोर्टर बोलते हैं। ठीक है, सिम्पोर्टर क्या है, हमारा इस प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे सिम्पोर्टर बोल देते हैं, ठीक है, और बाकी ये मूवमेंट की प्रोसेस हमारी सिम्पोर्ट हो गई, जिसमें हमारा मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। और एंटीपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए एंटीपोर्ट्स में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल देखिए अंदर आ रहा है तो एक यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो ये हमारा हो गया एंटीपोर्ट। तो ये हमारे हो जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए ना आप लोग, कितना सिंपल है। और उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है इसको हम लोग यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब वेसिकुलर क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देख रहे हैं, बट आप लोग इतना समझो कि इसमें ना हमारे बहुत ही लार्ज या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, देखिए एक होता है माइक्रो का मतलब बहुत ही स्मॉल, और एक होता है मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो थोड़े लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट हमारा इस बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है यूजिंग वेसिकल्स एंड रिक्वायर्स एटीपी। तो एटीपी तो इसमें चाहिए ही होगी क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, और इसमें हमारा वेसिकल्स का यूज होता है। अब वेसिकल्स देखिए क्या होता है, वेसिकल्स मतलब आप समझ लीजिए एक हमारा पाउच टाइप का हो गया, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज पैक हो गई। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें होता क्या है, इसमें ना ये होता है कि जैसे जो हमारी सेल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये हमारी सेल है। अब इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है, तो ये सेल होता क्या है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर वाली, ये यहाँ पे कह सकते हो अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड होके ना एक इसके लिए एक समझ लो एक स्पेस बना देती है कि तुम आके इसमें फिट ही हो जाओ। और जैसे ही यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके अंदर फिट हो जाता है, फिर होता क्या है, ये इसको निगल लेती है। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंगल्फ कर लेना। ठीक है, मतलब बोला जाता है निगल लेना, बट आप समझ रहे हो होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल है जिसको सेल के अंदर जाना है, तो सेल ने किया क्या, सबसे पहले मॉलिक्यूल सेल की सरफेस पे आता है, फिर सेल की सरफेस पे आके क्या होता है, सेल की सरफेस पे फिर ये अंदर की तरफ थोड़ा जो है पुश होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर धीरे धीरे सेल के अंदर ही चला जाता है। मतलब सेल ने पहले यहाँ पे देखिए एक स्पेस बनाया कि ये इसमें फिट हो जाए, और जब फिट हो गया तो फिर सेल ने इसको पूरा अंदर की तरफ निगल ही लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये सेल के अंदर पहुंच गया, और देखिए जब यहाँ पे इसका काम हो जाता है, ठीक है, जो भी सेल का काम है, जब इससे काम निकल गया सेल का, तो सेल ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे उसी तरह का स्पेस बनाया, और फिर इसने यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल को यहाँ पे बाहर की तरफ पुश कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हमें देखने को मिली। एक चीज हमें देखने को मिली कि जब सेल ने मॉलिक्यूल को अंदर लिया, तो देखिए जब सेल ने मॉलिक्यूल को अंदर लिया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब यहाँ पे सेल मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखिए एंडो मतलब अंदर लेना, और साइटोसिस मतलब सेल के अंदर जाना। ठीक है, और एक्सो मतलब बाहर निकालना, और साइटोसिस मतलब सेल से बाहर निकालना। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाता है, दो टाइप हो जाते हैं इसके हमारे बल्क ट्रांसपोर्ट के, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे देखिए एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इन दिस सेल इंगल्फ मतलब होता है निगल लेना। तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा सेल यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को निगल ले रही है, तो वही चीज है, इंगल्फ मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय फॉर्मिंग अ वेसिकल अराउंड देम। और फॉर्मिंग अ वेसिकल, तो यहाँ पे देखिए इसने सेल ने क्या किया, एक वेसिकल, एक पाउच टाइप का फॉर्म कर लिया, जिस पाउच में क्या हुआ, ये आके फिट हो गया, और जैसे ही फिट हुआ वैसे ही सेल ने इसको निगल लिया। तो ये हमारा हो जाता है एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे देखिए एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप का हो जाता है, एक हो गया फैगोसाइटोसिस, एक हो गया पिनोसाइटोसिस। बहुत ही सिंपल है। फैगो का मतलब हो गया अगर जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर जा रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल हमारा सॉलिड है,
तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा लिक्विड है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे पिनोसाइटोसिस। अब देखिए फैगोसाइटोसिस को हम लोग यहाँ पे सेल ईटिंग भी बोल देते हैं और पिनोसाइटोसिस को हम लोग यहाँ पे सेल ड्रिंकिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए फैगोसाइटोसिस में क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। तो सॉलिड हम लोग क्या होता है भाई, सॉलिड हम लोग खाते हैं ना, चबा के कुछ भी खाना होता है खाते हैं, और पानी जो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या होता है पीते हैं। तो इसीलिए फैगोसाइटोसिस को हम लोग बोल देते हैं सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को हम लोग बोल देते हैं सेल ड्रिंकिंग। बस, तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस। और अगर हम लोग बात करें एक्सोसाइटोसिस में, तो देखिए ये हमारा सिंपल सी बात है कि चाहे लिक्विड, चाहे हमारा कोई लिक्विड हो चाहे हमारा कोई सॉलिड हो, अगर सेल इसको यहाँ पे जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है, रिलीज कंटेंट आउटसाइड, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और ये हमारा रिवर्स होता है। और एग्जांपल हो गया सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए सेल जब भी कोई हार्मोन्स या एंजाइम्स को सिक्रीट करता है तो हमारा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हमारा जो सेल है और जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है इसको काफी अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड देखिए अगर आप लोग को सारी चीजें समझ में आई हैं तो अब आप लोग को स्क्रीन पे 3 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इन तीनों का आंसर आप लोग को जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट देखिए अगर आप लोग को तीनों नहीं आते तो किसी दो का, किसी एक, अब जो भी आप लोग को समझ में आया आप जरूर बताइए, ठीक है। इससे थोड़ा सा आप लोग को भी एमसीक्यू प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, क्योंकि आगे आप लोग देखेंगे तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उन सभी में एमसीक्यूज ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की आप लोग आदत डालिए। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, जो भी अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।